नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ेंगे और इस पाठ को पढ़ने के बाद आप पाठ का सार संक्षेप में लिख पाएंगे, पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर हल कर पाएंगे, पाठ में प्रयोग किया गया व्यंग्य क्या होता है उसके बारे में जान पाएंगे और जो पाठ के लेखक हैं श्री कमलेश्वर जी, उनके बारे में भी आप जान पाएंगे और उनके बारे में लिख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम प्रथम द्वितीय इस तरह से बहुत सारे ब्रिटिश शासक रहे हैं जिन्होंने भारत वर्ष के अंदर राज किया था। तो यहाँ पर हम जॉर्ज पंचम द्वितीय के बारे में बात करेंगे, जो कि लिखित है श्री कमलेश्वर जी के द्वारा। देखिए, ये है इनकी फोटो, जॉर्ज पंचम जी की फोटो है ये। और साइड में ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जॉर्ज पंचम जी का बुत है, जिसके बारे में हम अभी पाठ के अंदर भी चर्चा करेंगे। और ये बीच में आपको दिखाए गए हैं चांदी के सिक्के, जिन पर जॉर्ज पंचम जी की प्रतिमा बनी हुई है। बहुत सारे जितने भी ब्रिटिश शासक थे या अपने भारतीय शासक भी जो राजा महाराजा थे, तो वो अपनी मुद्राओं पर अपना चित्र लगवाते थे। लेखक परिचय। श्री कमलेश्वर जी का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। भारत सरकार ने कमलेश्वर जी को उनके कार्य के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी इत्यादि महत्वपूर्ण है। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका देह अवसान हो गया था। आगे चलते हैं। पाठ का सार। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर जी द्वारा रचित एक व्यंग्य है। देखिए, व्यंग्य लेखन की एक कला है जिसमें कटाक्ष किया जाता है किसी बात पर, चुटकी लेते हुए, कड़े शब्दों में नहीं, बल्कि एक मजाकिया अंदाज में कोई बात कही जाती है, लेकिन वो बात बड़ी सही होती है, तो उसको व्यंग्य कहा जाता है। तो ये एक व्यंग्य है जो कि आजाद राष्ट्र के परतंत्र मानस के प्रतिनिधियों पर एक करारी चोट है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की टूटी हुई नाक के बहाने अपनी स्वतंत्रता के लिए जान देने वाले अनेकों महापुरुषों और छोटे बच्चों को जिस तरह याद किया गया है, उससे कई दिशाओं में यात्रा के प्रस्थान का बिंदु पाठक पाता है। इस पाठ को पढ़ेंगे तो इन चीजों के बारे में हमें जानकारी होगी। तो बहुत समय पहले की बात है, एलिजाबेथ द्वितीय। देखिए, यहाँ पर एलिजाबेथ द्वितीय की बात की जा रही है। ये इंग्लैंड की महारानी कही जा सकती हैं, कि भारत आने की चर्चा चारों तरफ थी। क्योंकि महारानी थी तो दर्जी पोशाकों को लेकर परेशान था, रानी क्या पहनेगी, कहाँ पहनेगी, ठीक है, 400 पाउंड का खर्चा आया है उनका नीला सूट बनवाने के लिए। तो इस तरह की बातें थी। तो गुप्तचरों का पहला अंदेशा था कि तहकीकात कर ली जाए। नया जमाना था, फोटोग्राफरों की फौज तैयार थी। अब राजा महाराजा अपनी फौज की टुकड़ी के साथ ना निकल करके फोटोग्राफरों की फौज के साथ निकलते थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने भारतीय अखबारों में छप रही थी, यानी कि जो समाचार इंग्लैंड के समाचार पत्रों में छप रहे थे, वही अगले दिन भारतीय समाचार पत्रों में छापे जा रहे थे। क्या क्या उसमें खबरें थी? सुनने में आया कि रानी ने 400 पाउंड का हल्का नीला सूट बनवाया है, जो भारत से मंगवाया गया था। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री और फिलिप के कारनामे छापे गए। लेखक व्यंग्य करते हुए कहता है कि अंगरक्षकों, रसोइयों की तो क्या, एलिजाबेथ के कुत्तों तक की जीवनियां अखबारों में छप गई। तो कई बार हम देखते हैं कि अखबारों में कुछ अनावश्यक खबरें छपती रहती हैं। किसी बड़ी अभिनेत्री का
अगर कुत्ता भी खो जाए तो वो भी एक बड़ी न्यूज बन जाती है, बड़ा समाचार बन जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हकीकत वाली खबरें होती हैं, आंखें खोलने वाली सच्चाई जो होती है, वो अखबारों में छापी जानी चाहिए। पर फिर भी इन दिनों इंग्लैंड की हर खबर भारत में तुरंत आ रही थी। दिल्ली में विचार हो रहा था कि जो इतना महंगा सूट पहनकर आएंगी, उनका स्वागत कितना भव्य करना पड़ेगा, क्योंकि वो महारानी है इंग्लैंड की। किसी के बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने राजधानी सुंदर, स्वच्छ तथा इमारतें सुंदरियों सी सज गई। लेखक आगे बताता है कि दिल्ली में किसी चीज की कमी नहीं थी। अब जब इस पाठ को हम पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, सड़कें अपने आप चमक उठी, इमारतें सज गई, संवर गई, नाजनीनों की तरह सज गई। किसी अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को कोई लेटर नहीं लिखा, फिर भी काम हो रहा था। तो ये चीज देखने वाली थी। तो ये व्यंग्य है एक प्रकार से, वरना एक पे एक लेटर हम भेजते रहते हैं और एक विभाग दूसरे विभाग का कार्य नहीं करता है। किसी चीज की कमी नहीं थी एक चीज को छोड़कर, वो क्या थी कि लाट से गायब जॉर्ज पंचम की नाक। अब ये नाक, हम जब हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो नाक पर आपको बहुत सारे मुहावरे प्रयोग में आपने किए होंगे, सुने होंगे या लाए जाते हैं। तो नाक का सवाल आपने सुना होगा, यानी कि इज्जत का सवाल होता है ना। ये मेरी नाक का सवाल है, मतलब मेरी इज्जत का सवाल है। तो अब जिस नाक की बात चल रही है यहाँ पे, तो इस नाक के लिए कई आंदोलन चले थे। कुछ कहते थे कि नाक रहने दे दी जाए, कुछ हटाने के पक्ष में थे। जब भारत आजाद हो गया था तो उनको लगता था किसी कोई जरूरत नहीं, हटा दी जाए। नाक रखने वाले दिन रात पहरे दे रहे थे और हटाने वाले ताक में थे। लेखक कहता है कि भारत में जगह जगह ऐसी नाकें थी। भाई, जो शासक थे उन्होंने अपने बुत लगवाए थे, बुत थे तो उनकी नाकें थी, और उन्हें हटा हटा कर अजायब घर पहुंचाया जा रहा था। कहीं कहीं इन शाही नाकों के लिए छापा मार युद्ध जैसी स्थितियां भी बन गई थी। लाख चौकसी के बावजूद इंडिया गेट के सामने वाले खंबे से जॉर्ज पंचम की नाक चली गई, और रानी पति के राज्य में आए और राजा की नाक ना पाए। इससे बड़ी व्यथा क्या हो सकती है। सभाएं बुलाई गई, मंत्रणा हुई कि जॉर्ज की नाक इज्जत का सवाल है। इस अति आवश्यक कार्य के लिए मूर्तिकार को सर्वसम्मति से यह कार्य सौंप दिया गया। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो बन जाएगी, पर ऐसा पत्थर लाना होगा। अब ऐसा पत्थर लाने के लिए उसने सुझाव दिया कि फाइलों को खोजा जाए कि कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया। तो सब के सब जो फाइलों के ढेर थे उनके पेट चीरे गए, देखा गया। ठीक है। सभी नेताओं ने पत्थर लाने की एक बात पर एक दूसरे को ऐसे ताका जैसे यह कार्य अपने से दूसरे पर थोप रहे हों। फिर इस सवाल का हल क्लर्क को सौंप कर हो गया। कब क्लर्क ने क्या किया, पुरातत्व विभाग की फाइलें चेक की। पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कुछ हासिल न होने पर कांपते हुए समिति से माफी मांग ली। अब सबके चेहरे उतर गए, उन्हें लग रहा था कि फाइलों से पता लग जाएगा कि पत्थर कहाँ से आया था, पर ऐसा नहीं हुआ। अब एक कमेटी और तैयार की गई और उससे यह काम उसे हर हालात में करने का आदेश दिया गया। अब दूसरी समिति ने मूर्तिकार को बुलाया। अब ये मूर्तिकार जो था बेचारा गरीब था, कलाकार तो था पर पैसे से लाचार था। तो उसने मूर्तिकार ने कहा कि भारत में ऐसी क्या चीज है जो नहीं मिलती, वह हर हाल में यह काम करेगा, चाहे पूरा भारत ही खोजना क्यों ना पड़े। अब उसकी मेहनत का भाषण जो है तुरंत अखबारों में छप गया। अब यहाँ पे अखबारों की फिर चर्चा हुई है। तो मूर्तिकार ने ऐसे पत्थर की खोज करने के लिए जिसे लाट बनानी थी उसमें वो जुट गया, लेकिन निराशाजनक जवाब देते हुए कि नाक विदेशी पत्थर की बनी है, सभापति ने क्रोधित होकर कहा कि कितनी बेइज्जती की बात है कि भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संस्कृति को पूरी तरह अपना लिया, फिर भी पत्थर नहीं मिला। अब देखिए ये व्यंग्य है कि भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संस्कृति को पूरी तरह अपना लिया और पत्थर नहीं मिल रहा है, यानी कि हमने अपने संस्कार ही बदल लिए हैं और हम पत्थर नहीं खोज पा रहे हैं, है ना। विदेशी पत्थर क्यों नहीं खोज पा रहे हैं, जबकि विदेशी संस्कार तो हमने अपना लिए हैं। उदास मूर्तिकार अचानक चहक कर बोला
कि एक उपाय है, लेकिन अखबार वालों तक ये बात ना पहुंचे। उसको पता था कि पिछला भाषण छप गया था और ये अगर बात छप गई तो उसकी जान मुसीबत में आ जाएगी। मूर्तिकार ने झिझकते हुए बोला कि अगर इजाजत हो तो अपने नेताओं की किसी मूर्ति की नाक उतार कर इस पर लगा दी जाएगी। कुछ झिझक के बाद सभापति ने खुशी से स्वीकृति देते हुए इस कार्य को बड़ी होशियारी से अंजाम देने को कहा। देखिए यहाँ पर भी व्यंग्य है कि भारतीय नेताओं की नाक लाट से उतार करके और जॉर्ज पंचम की लाट पर लगा दी जाएगी। तो ये तो नाक का सवाल हो गया ना, लेकिन फिर भी व्यंग्य किया गया है कि सभापति ने खुशी से स्वीकृति दी। तो ये व्यंग्य है यहाँ पर कि देखिए हमारी नाक का सवाल था पर रानी आ रही है तो उनकी नाक बड़ी दिखाई गई है फिलहाल यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, हम चलने देते हैं मूर्तिकार को उसकी खोज पे। अब लेखक कहता है कि नाक के लिए मूर्तिकार फिर यात्रा पर चल दिया। पहले तो पत्थर की खोज में गया था पूरे भारत में, अब वह दिल्ली गया, बम्बई गया, गुजरात गया, बंगाल गया, यूपी गया, मद्रास गया, केरल गया और जहां जहां गया वहां के जो प्रमुख नेता रहे थे, जैसे अगर हम बात करें गुजरात की या बंगाल की, तो बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति को देखने गया, पंजाब में गया तो शहीद भगत सिंह की नाक भी जो है जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी मिली, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जितनी भी मूर्तियां थी और जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया था और जहां जहां उनकी लाटें लगी थी, तो यहाँ पर सिर्फ लाट की नाक की बात नहीं है, ये हमारी नाक की बात है कि उनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उनका योगदान जॉर्ज पंचम से कहीं ज्यादा तवज्जो रखता था। अब यही बात उसने आकर के समिति को बताई। अब यह जवाब पाकर सब क्रोधित हुए। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि सन 42 में शहीद हुए बच्चों की नाक ऐसी शायद मिल जाए जो जॉर्ज पंचम की नाक की जगह मिल लग जाए। तो क्योंकि बड़े नेताओं की नाक तो बड़ी निकली, तो उसने सोचा कि शायद हमारे जो शहीद हुए बच्चे थे उनकी नाक का साइज फिट हो जाए। तो अब वो फिर छोटे बच्चों की लाटों की नाक की खोज में निकला जॉर्ज पंचम की नाक का नाप लेकर के। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, बच्चों की नाक भी जॉर्ज की नाक से बड़ी थी। कहने का मतलब है उनका योगदान भी जो है जॉर्ज पंचम से कहीं ज्यादा महत्व रखता था। तो मूर्तिकार ने फिर निराश होते हुए जवाब दे दिया कि ये भी संभव नहीं हो पाया। अब दिल्ली की तमाम तैयारियां पूरी हो गई, परंतु नेता नाक के लिए परेशान थे। मूर्तिकार पैसों का लालच नहीं छोड़ पा रहा था। उसने एक और उपाय सुझाया कि 40 करोड़ जनता में से किसी की नाक का नाप शायद जॉर्ज पंचम की नाक से मैच हो जाए, मिल जाए। तो इसलिए आप परेशान ना हो, क्योंकि नाक की जिम्मेदारी उसकी है। कानाफूसी के बाद उसे इजाजत दे दी गई। तो यहाँ पर ये करारा व्यंग्य किया है कमलेश्वर जी ने कि देखिए कि एक जिंदा व्यक्ति की नाक का महत्व एक लाट की नाक के महत्व से ज्यादा दिखाया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब लेखक बताता है कि दूसरे दिन अखबार में सिर्फ इतना छपा कि जॉर्ज को जिंदा नाक लगाई गई है, यानी कि ऐसी नाक जो पत्थर की नहीं लगती है, बिल्कुल जिंदा नाक लगती है। तो नाक से पहले हथियारबंद सैनिक तैयार किए गए, तैनात किए गए, तालाब को साफ किया गया, ताजा पानी भरा गया, क्योंकि जिंदा नाक लगी थी ना, ताकि वो सूखने ना पाए। और मूर्तिकार स्वयं अपने बताए हल से परेशान कुछ और समय मांग रहा था। उसे लगा कि शायद उसने गलत निर्णय ले लिया है, तो उसकी हिदायत के अनुसार वहां पर नाक लगा दी गई। लेकिन उस दिन अखबार में कोई खबर नहीं आई, न फीता कटा और ना ही उद्घाटन कर कुछ स्वागत समारोह हुआ। लेखक कहता है कि एक ही नाक चाहिए थी, फिर इतना गमगीन माहौल क्यों था इसका पता नहीं चला। इसमें अगर हम बात करते हैं कठिन शब्दों के अर्थ की, तो बहुत सारे इसमें पाठ के अंदर आपको कठिन शब्द मिलेंगे, तो उनमें से कुछ एक के अर्थ हम यहाँ पढ़ लेते हैं। हुक्कामों,
स्वामियों, ताका देखा, खता गलती, दारोमदार कार्यभार, किस्म किस्म प्रकार, बदहवासी परेशानी, हैरत अंगेज ख्याल, आश्चर्यचकित करने वाला विचार, कानाफूसी धीमे स्वर में बातचीत करना, हिदायत सलाह या सावधानी कहा जा सकता है। भाषा प्रयोग की अगर हम बात करते हैं तो पूरे पाठ में वातावरण के अनुसार शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव शब्दों का प्रयोग, उर्दू मिश्रित शब्दावली का प्रयोग भी किया गया है। तो इस पाठ में हमने देखा कि एक तो दिखावे की प्रवृत्ति का विरोध किया गया है, सरकारी तंत्र की गुलाम मानसिकता को प्रदर्शित किया गया है, उच्च अधिकारियों को प्रसन्न करने का प्रयत्न हर जगह दिखाई देता है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक होती है, और नेताओं और शहीद बच्चों का सम्मान यहाँ पर दिखाया गया है। एक छोटा सा पुनरावृत्ति हम कर लेते हैं, छोटी सी पुनरावृत्ति। इंग्लैंड की महारानी की हिंदुस्तान आगमन पर अखबार क्या क्या छाप रहे थे? पूरा पाठ पढ़ने के बाद इसका आप जवाब दे पाएंगे। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की क्या परेशानी थी? चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी पत्रकारिता के बारे में आपका क्या विचार है? आप स्वयं लिख सकते हैं। जॉर्ज पंचम के नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? नाक मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस प्रकार उभर कर आई है? अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद आपका है ये गृह कार्य होमवर्क, तो आपको इन दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो हैं अपने पाठ्यपुस्तक में लिखने हैं, अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण क्या था और उसकी परेशानी को आप किस तरह से तर्क संगत ठहराएंगे? और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयास किए गए होंगे, लिखिए। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों का वर्णन का दौर चल पड़ा है, तो इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपका क्या विचार है? और इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? ये एक छोटा सा क्विज़ का लिंक मैंने यहाँ पे दिया है आपको, ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको दे दूंगा, जहां पर आप जाकर के ये क्विज खोल सकते हैं। आपको 22 से 23 प्रश्न इस पाठ से संबंधित मिलेंगे, जो आपको पाठ की पुनरावृत्ति के लिए आपको मदद करेंगे। तो अंततः मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। संदीप कुमार, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय फरीदकोट छावनी, पंजाब। धन्यवाद। शुभ दिन।